एक चीज़ जो सलमान अकरम राजा साहब हमने आपसे पिछले हफ्ते भी डिस्कस की थी, अज़मा बीबी भी साथ थी, उस वक्त लगता था कि शायद ये अभी क्या सराई है, लेकिन ये क्या सराई नहीं थी, इसकी तैयारी थी और आज उसकी बाकायदा अनाउंसमेंट हो गई। अब इसके ऊपर आपका रद्दमल और स्ट्रेटजी और हिकमत अमली क्या होगी? देखिए, एक बचकाना सी हरकत है। मुझे तो ये सोचकर अफसोस होता है कि हमारा मुल्क किस सतह के लोगों के इस वक्त कब्ज़े में है। कौन ये मंसूबा साज हैं जो बैठकर ये सोचते हैं? ये बिल्कुल मुझे लगता है कोई खिलंडरे से बच्चे सड़क से उठकर अंदर आते हैं और सोचते हैं ये हम कर दें। इसमें ना फरासत है, ना इसमें कोई तारीख़ का इदराक है, ना इसमें कोई मुस्तकबिल की समझ है, ना हाल के हवाले से ये सोचते हैं कि इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाकर लोगों को मायूस करके हम इस मुल्क के लिए क्या हासिल करेंगे। तो मुझे तो अफसोस होता है। देखिए, इससे कुछ नहीं होगा, कोई बैन नहीं कर सकता पीटीआई को, कोई अदालत ये नहीं करेगी। बैन एक मज़ाक़ा खेज़ बात है। नेशनल अवामी पार्टी को बैन किया था 1975 में, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने रेफरेंस की और उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई एक अफसोसनाक फैसले में उस बैन को अपहोल्ड किया। उसका नतीजा क्या हुआ? देखिए, दो नताइज हुए। एक तो ये कि अवामी नेशनल पार्टी बन गई। बहुत से लोग जो नेशनल अवामी पार्टी के थे उन्होंने नई जमात अगले दिन खड़ी कर दी अवामी नेशनल पार्टी के नाम से, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे उसका नेमुल बदल नहीं थी नेशनल अवामी पार्टी का। बहुत से लोग जो नेशनल अवामी पार्टी के साथ थे वो अवामी नेशनल पार्टी में नहीं आए, वो तितर बितर हो गए। सियासत में एक खला पैदा हुआ। उस खला को फिर उन लोगों ने पुर किया जिनके खून आशाम जो हरबे हैं उनसे हम आज तक हम खौफजदा भी हैं और परेशान भी हैं। तो मुल्क में आप जब एक वैक्यूम, एक खला पैदा करते हैं तो उस खला को कौन पुर करेगा ये आपके इख्तियार में नहीं होता। पीटीआई इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। मुल्क का जो यूथ है, जो तबका है 25 से आप कह लीजिए 40 साल तक की उम्र का, उसमें एक बहुत ही बड़ी तादाद इस जमात के साथ मुंसलिक है। आइंदा के बारे में जो लोग ख्वाब देखते हैं, जो उम्मीदें रखते हैं, वो इस जमात से मुंसलिक हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उन तमाम लोगों को मुतनफ़र करते हैं रियासत से। और देखिए, पीटीआई कोई लिसानी जमात नहीं है, इसकी सियासत लिसानियत पर मबनी नहीं है, ये सूबाई जमात नहीं है, ये किसी फ़िरके से मुंसलिक जमात नहीं है। ये पाकिस्तानियत का जो हमारा एक राइज तसव्वुर है, ऐन उसके वस्त में खड़ी हुई एक जमात है। ये हर तरह से पाकिस्तान के तमाम उन नज़रियात को उजागर भी करती है, उनको आगे लेकर भी चलती है जिनको हम समझते हैं कि पाकिस्तानियत का वो एक अहम तरीन जुज़्व है। नज़रिया पाकिस्तान आप कह लें, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। ऐसी जमात को अगर आप कहते हैं, जबकि वो पार्लिमान में भी सबसे बड़ी जमात हो, वो माशरे में भी सबसे बड़ी जमात हो, कोई इंतहाई बेवकूफ़ शख्स ये सोच सकता है कि ऐसी जमात को वो बैन करेगा और मुल्क जो है वो चलना शुरू हो जाएगा तरक्की और फलाह की राह पे। तो इस वक्त ज़रूरत ये है कि इस बैन से ज़्यादा हम उन लोगों की फ़िक्र करें जिन्होंने ये सोचा कि वो ऐसा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इनको हजीमत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। लेकिन ये सोचने वाले जो लोग हैं असल में इस मुल्क के वो दुश्मन या नादान दोस्त हैं जिनसे हमें छुटकारा हासिल करना हो। क्या पीएमएलएन खुद ये सोच रही है? ये एक सवाल है जो मेरे जहन में आता है। क्या नवाज शरीफ ये सोच रहा होगा कि पीटीआई को बैन कर दूं ताकि उसकी पार्टी के लिए खुला मैदान हो जाए? तो मेरा जवाब तो नहीं में आता है। नवाज शरीफ कम से कम अगर वो सियासतदान ही वही है सियासतदान जो पिछले 15-20 साल इस्टेब्लिशमेंट से उसकी हर दूसरे साल लड़ाई होती थी, तो फिर तो उसके दिमाग में ये सोच नहीं आनी चाहिए। शहबाज शरीफ का एक छोटा सा बयान है जो एफबी उन्होंने दिया, लेकिन गलत जगह पे वो बयान आया, लेकिन उसकी रिफ्लेक्शन पॉलिटिकल थी, जिसमें वो कहते हैं कि कोई दबाव नहीं लूंगा, इस्तीफा दे दूंगा। जरा सुन लिया, फिर मैं आगे इसके ऊपर गुफ्तगू बढ़ाता हूँ। I will quit, but I will not come under any pressure. This you must know loud and clear, and I want to make it loud and clear. I will quit, but I will not come under any pressure. This you must know loud and clear, and I want to make it loud and clear. मुस्तफ़ा साहब, बाज़ औक़ात मुझे लगता है कि पीएमएलएन वो बेचारे फंस गए हुए हैं। अब भाग भी नहीं सकते, क्योंकि पहले भागने की हुकूमत साजी के वक्त कोशिश की थी तो वो लियाकत साहब जो थे कमिश्नर रावलपिंडी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो रात के 12 बजे जरदारी साहब और शहबाज साहब ने बैठ के इत्तेहाद बना लिया। अब दोबारा इन्होंने इस्तीफे की बात की है तो उससे कोई बड़ी चीज़ आ जाएगी। दे आर प्रोबेबली हेल्पलेस इस वजह से कि जब आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं मलिक साहब, कॉम्प्रोमाइज का मदर ऑफ ऑल कॉम्प्रोमाइज कि आप कॉम्प्रोमाइज भी एक छोटा लफ्ज नजर आता है, तो उसके बाद फिर आपके पास वो गुंजाइश नहीं रह जाती। जब आप कोई फायदा हासिल कर लेते हैं और गैर कानूनी गैर आईनी फायदा हासिल करते हैं, और इससे बड़ा फायदा क्या होगा कि अवामी मैंडेट के अगेंस्ट
फॉर्म 47 आपको हाथ में पकड़ा कर असेंबलियों के अंदर पहुंचा दिया जाए तो फिर आप बात नहीं कर सकते। फिर आप पाकिस्तान के मफाद की भी जो बात हो तो आप आगे खड़े नहीं हो सकते और ये नहीं कह सकते कि जनाब ये काम हम बतौर सियासतदान भी नहीं इसलिए करेंगे कि ये मुल्क के मफाद में नहीं है, इससे मुल्क के अंदर इंतशार फैलेगा। एक जब पूरी वफाकी जमात को जब आप बैन करने की जानिब चल पड़ेंगे तो क्या आपका क्या ख्याल है कि इस मुल्क के अंदर ये सब कुछ बहुत आराम से हो जाएगा? क्या इसके ऊपर इदारे रिएक्ट नहीं करेंगे, जुडिशरी रिएक्ट नहीं करेगी? वही जुडिशरी के जिसने आज से चंद दिन पहले उन्होंने पीटीआई को बतौर सियासी जमात सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने उसको तस्लीम किया, तमाम जजेस ने उसको तस्लीम किया। आप जो उस फैसले के अंदर 8 जज तो एक तरफ, जो बाकी जज थे क्या उन्होंने पीटीआई की हैसियत को तस्लीम नहीं जो किया? सीटों का हक था वो 11 जजेस ने तस्लीम किया। जी हाँ, और एक बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट की ये तस्लीम कर रही है उनकी सियासी जमात की हैसियत, और आप उसके 2 दिन बाद उनको जवाब देने के लिए आप खड़े होकर कहते हैं कि हम उसी जमात को बैन करने के लिए चले। तो मुल्क अगर इंतशार की तरफ जाता है, अगर खुदा न खास्ता मुल्क मजीद बहरान की तरफ जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून के कंधों पर, पीपल्स पार्टी के कंधों पर और एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर होगी कि आपने जानते बूझते हुए मामलात को आप इस नहज पर ले गए जहां पर मुल्क को नुकसान हो। हम किसी भी नुकसान के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मलिक साहब, लोग इस वक्त जो जुलाई और अगस्त के बिजली के बिल आने लोगों को, लोग अपना गुजारा नहीं कर पा रहे। 50% पाकिस्तानी तकरीबन इस वक्त सतह गुर्बत से नीचे जा चुका है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक। 50% पाकिस्तानी, ये आधा मुल्क इस वक्त सतह गुर्बत से नीचे जा चुका है। और उस मुल्क के अंदर जहां पर माशी हालात इतने कठिन हो चुके हो, लोग अपना किचन ना चला सक रहे हो, लोग अपने मुस्तकबिल के हवाले से परेशान हो, मुल्क छोड़कर जा रहे हो, वहां पर आप फिर एक नया फसाद खड़ा कर देते। और ये फसाद है संगीन नोयत का। सियासी पार्टी का पीटीआई है। जस्टिस मंसूर अली शाह जब वो एक ऑर्डर पढ़ के सुना रहे थे तो इन्होंने अभी तज़किरा किया कि जजों ने क्या कहा, तो जस्टिस मंसूर की जुबानी सुन ले कि कोर्ट जिसके पास आर्टिकल 5 लगा और जस्टिस बुंदियाल ने उसको स्ट्राइक डाउन करके असम्बलियाँ बहाल की, उन्होंने आर्टिकल 6 लगाने का जिक्र नहीं वहाँ कहीं किया। उसी सुप्रीम कोर्ट से बैठे हुए जजों ने पीटीआई को एक सियासी जमात के तौर पर तस्लीम किया और कहा कि सीटें भी उन्हें की। सुनिए जस्टिस मंसूर ने क्या कहा। It is declared that for the purposes and within the meaning of paragraphs D and E of clause 6 of Article 51 and paragraph C of clause 3 of Article 106 of the Constitution, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) was and is a political party which secured or won the 2 terms being interchangeable general seats in the national and provincial assemblies in the general elections of 2024 as hereinafter provided. आबिद शेर अली साहब, या तो अपनी लीगल टीम आप बदलिए या सियासी जो आपकी सोच है ना उसके अंदर कुछ ऐसे लोग डालिए जो सियासी अंदाज में ही सोचते हैं। देखिए मलिक साहब, हमारी पॉलिटिकल सोच है और नवाज शरीफ साहब कभी भी एक्सट्रीम पे नहीं जाते, क्योंकि वो इस खुद इन मामला से गुजरे। जिस तरह PMLN पे पाबंदियां लगी गई, PMLN को 2018 में जिन प्रोसेस से गुजारा गया, 2018 के बाद गुजारा गया, वो PTI उस चीज़ का हिस्सा रही है। लेकिन अगेन ये एक पॉलिटिकल डिबेट है और लीगल डिबेट है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि हुकूमत एक रेफरेंस दायर करने उनका राइट बनता है, करना भी चाहिए। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये चीज़ें देखें एक बहस तलब है। अगेन ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इसे अपहोल्ड करती है या स्ट्राइक डाउन करती है, ये उसका मसला है। हमने कभी भी विक्टिमाइज नहीं किया किसी बंदे को। ये उनके 9 मई के किए हुए काले करतूत हैं, आप भी उसके शायद हैं। जिन लोगों ने आग लगाई, जो लोग कोर कमांडर हाउस की तरफ लेकर गए, ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कभी भी नहीं हुआ। मलिक साहब, आपको ये किसने इख्तियार दिया, आपको किसने सोच दी कि अगर आप वजीर आजम हैं तो सब कुछ ठीक है? अगर आपके कहने पर जनरल फैज हमीद को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बनाया जाता, वही लोग आपको जहाज़ों में भर कर लाकर प्लेट में हुकूमत देते हैं, तो उस वक्त अमेरिका का दबाव नहीं होता। अब जब आपको गिराया जाता है, आप कहते हैं जी अमेरिका ने गिरा दिया। जब बनाया था वो किसने बनाया था? और जब आप इक्तदार के नशे में थे, आप इक्तदार के नशे में आपने हर वो अमल। इमरान की हुकूमत किसने बनवाई थी? ये जनरल फैज हमीद ने। तो जनरल फैज हमीद के ऊपर फिर आप आर्टिकल 6 क्यों नहीं लगाए? देखें ये अदालतें और सारा निजाम नहीं, आपकी हुकूमत ने मूव करना है ना आर्टिकल 6 के दौर जनरल मुशर्रफ के अगेंस्ट किया नहीं था, वो आपने सजा भी भुगती, लेकिन किया नवाज शरीफ के। अब आपने आर्टिकल 6 लगाना है तो उनके खिलाफ लगाएं जिन्होंने आपकी हुकूमत गिराई। शरीफ साहब ने जो बलोचिस्तान में आपकी हुकूमत किसने गिराई थी? मलिक साहब, बलोचिस्तान में आपकी हुकूमत किसने गिराई थी? फैज हमीद ने। आपके शेर का निशान सेनेट इलेक्शन में किसने छीना था? और जजेस ने।
वो जो उनके खिलाफ आर्टिकल कैसे कह सकते हैं आप कैसे इसको एग्जाम्पशन दे सकते हैं? लगाए ना आर्टिकल 6 जजों के खिलाफ और जनरल फैसला। बाबा डैम का क्या नाम था जरा? साकिब निसार पर उसको कैसे छोड़ दें? ये सारे उस वक्त लगाए ना जी आर्टिकल 6। कौन बैठा हुआ था उस वक्त जब नवाज शरीफ को तकरीर तक बैन की उन्होंने? खोकर साहब नवाज शरीफ को टीवी पे दिखाना बंद किया, आपने इमरान को बैन कर दिया, आपने भी वही काम किया। देखें मैं तब भी कहता था गलत है, आप भी कहता हूं। इन्होंने तो सहाफियों के ऊपर गोलियां चलाई। अफसार आलम को भूल गए आप? अफसार आलम को राज चलते उसने गोलियां मारी और ये हंसते थे। फवाद चौधरी साहब सारे आगे टीवी पर ऐसे सीना तान के बात करते थे। आप मुझे हमारे हुकूमत में इस तरह की फसाइयत नहीं है। जिसने अफसार आलम को गोली मारी आपने उसको पकड़ लिया? और आप बताएं किसने मारी? आप जिसके मारी पकड़े? दौर में सहाफियों को गोली मारी गई, सहाफियों को मारा गया। अफसार आलम को जिसने गोली मारी आप उसको क्यों नहीं पकड़े? मुल्क आइन के मुताबिक शाह खबर साहब ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी भी आपसे जवाब लेता हूं। आइन के मुताबिक चलना चाहिए, ख्वाहिशात के ऊपर फैसले अदालतों में भी आप भी चल रहे इस वक्त। आप ये सियासी सोच की मुजाहरा नहीं कर रहे। मैं बिल्कुल ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा।